क्लास में हमने भक्ति काल और रीति काल पढ़ा था, आदि काल। मैंने आपको उसका परिवेश बताया था, नामकरण बताया था, उसमें प्रवृत्तियां बताई थी। चूंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग भी एक बार रीड कर लेंगे। बाकी समझाने के स्तर पे मैंने आपको सारा कुछ टॉपिक क्लियर कर दिया, और आपके फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास है आधुनिक काल पर है, ठीक है, जिसके लिए आपको क्लास का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट क्लास का रिकैप कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें फायदा ये है कि आप लोग मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एक तो नहीं भी पढ़ा होगा, तो अगर सुन भी लेंगे तो भी उनको काफी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। देखो आदिकाल में क्या था, सबसे पहले हमारे देश में मुगल आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। तो उस समय का जैसा माहौल था, जैसा परिवेश था, वो सब चीजें जो है साहित्य में लिखी गई है, ठीक है, कि कैसे उस समय पे लिखा जा रहा था, ठीक है। राजा महाराजाओं का काल था, सामंत लोग थे, है ना। तो कवि वगैरह क्या करते थे, वो राजाओं महाराजाओं के दरबार में रहते थे। तो राजाओं महाराजाओं के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए वो कविताएं वगैरह लिखते थे। तो उस समय अनेक अनेक भाषाएं थी। भाषा का मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अनेकों अनेकों भाषाएं थी, ठीक है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, है ना, अवहट, अपभ्रंश, ये सब भाषा आपको मैं बता चुकी हूँ क्या क्रम इनका रहा था शुरुआत होने का, ठीक है। तो पहले तो भाषा आ गई थी, उसके बाद में फिर जैसे काल आने लग गए, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, है ना। आज की क्लास से पहले का बैकअप ले रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आज की क्लास का बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। तो आदि काल में क्या हुआ था, उसका नामकरण की सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी, ठीक है, कि नामकरण किस आधार पे रखा जाए। तो 4 से 5 नामकरण मैंने आपको बताए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या रखा था, आदिकाल, है ना, उसको क्यों अपनाया गया। और इसी तरह से हमने देखा था कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया का शुरुआत की थी, है ना। तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि जो भी नामकरण उन्होंने दिया था उसके सहयोग और विपक्ष में उन्होंने अपने तर्क दिए थे, जो भी विद्वान रहे थे। तो उन्होंने क्या तर्क दिए थे कि ये नाम क्यों सही है या क्यों गलत है, ठीक है। इसी तरह सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया था, चारण काल नाम दिया गया था। तो ये सारे नाम दिए गए थे, ठीक है। क्यों नाम दिए गए थे, क्योंकि उस समय में उन्होंने इन प्रवृत्तियों को देखा था। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था या वीर काल नाम दिया था, तो उनका मानना था 12 रचनाओं को उन्होंने आधार बताया और कहा कि ये रचनाएं वहां पे हमें आदिकाल में मिलती हैं, ठीक है। और उस नाम को इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि उस नाम में, क्योंकि सिर्फ वीर गाथा काल की तो रचनाएं नहीं मिलती वहां पे, श्रृंगार की रचनाएं भी मिलती हैं, है ना, और भी कई रस हैं उनकी रचनाएं भी मिलती हैं। तो इसलिए उनके नाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। ऊपरी तौर पे उनके आधार पे जो है हमारी बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नामकरण है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनका मानना था कि कोई भी चीज की अगर शुरुआत होती है तो आदि से होती है, आदि से होती है किसी भी चीज की शुरुआत, उसी का उन्होंने वर्णन किया, ठीक है। इसी तरह कई नाम दिए गए थे, मैंने आपको सारे नाम लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। अभी सारा बताना संभव नहीं है क्योंकि आज क्लास भी हमारी बहुत बहुत है। आज का टॉपिक भी बहुत बड़ा है, ठीक है। विशेष तौर पे आपने अगर एक बार रीड किया होगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नहीं भी रीड किया है तो हम आज जो है सारा कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैं आपको आज का जो है लास्ट की क्लास की तरह पूरा डिफाइन नहीं करूंगी, मेन पॉइंट्स को हम लेकर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये होता है 1 घंटे में हमारी क्लास जो है पूरा कवर हम नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज जो है हमारी क्लास है, आज हम उसमें मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, एक क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि आदिकाल में नामकरण है, वातावरण है, परिवेश है ना, और फिर उस समय की प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या उस समय की विशेषताएं रही थी, है ना, और क्या क्या उस समय में हमें देखने के लिए मिलता है, कौन सी रचनाएं मिलती हैं, कौन से कवि मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। आदिकाल में अलग पढ़ना है, रीति काल में अलग पढ़ना है, फिर उसके बाद हम आज आधुनिक काल का है। तो ये टॉपिक्स जो है बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो है आज आधुनिक काल को थोड़ा सा मेन मुख्य बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे, उन पर ही बात करेंगे, ठीक है।
तो आपको ये दिख रहा होगा आधुनिक काल का सामान्य परिचय। थोड़ा सा आपको बेस बता देती हूँ, वो तो मैंने बता ही दिया है, आदि काल और भक्ति काल का, ठीक है। उसी आधार पे आज का आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल की शुरुआत देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है आधुनिक काल। आधुनिक काल जब देखो राजा महाराजा आ गए थे हमारे देश में, है ना, तो कवि लोग अपनी रचनाएं कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जैसे अंग्रेजों का शासन हुआ, ठीक है, तो जब हम गुलाम हो गए अंग्रेजों के, तो उस समय पे क्या हुआ, जितने भी राजा महाराजा थे उनका जो अधिकार छीन लिया गया था, ठीक है। कुछ कानून बन गए थे जिनके तहत उनके अधिकार छीन लिए गए थे। तो अंग्रेजों ने फिर अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी थी भारत में। आप सभी को पता है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो बेहतर जान सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुने, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब भारत में जब अंग्रेज आ गए थे, ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेजों का शासन था, तो फिर क्या किया उन्होंने, अपने अपने कायदे कानून बनाए, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जितने भी सामंत थे, जितने भी राजा थे, ये सब जो है इनका विघटन होने लग गए, मतलब ये टूटने लग गए, ठीक है। तो राजा महाराजा तो चले गए, तो फिर उनकी जो रह गई थी प्रजा रह गई थी, तो उस पे कैसे शासन बना लिया उन लोगों ने, मतलब बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी, ठीक है। उसी के आधार पे तो उस समय आधुनिक काल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय का युग जो है खत्म होने लगा था, ठीक है। रीति काल में जैसे कि आपने देखा था कि राजा महाराजा हैं, किसी की भी कन्या को उठा लिया, मतलब एक तरह से विलासिता का युग था, घोर अंधकार का युग था, घोर भ्रष्टाचार का युग था उस समय पे, ठीक है। तो जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो कहते हैं ना, वो चीज अपने आप ही समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है, जब किसी चीज की अति हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह हम रीति काल में देखते हैं, तो राजाओं का जो शासन था उसकी अति होने लग गई थी प्रजा के ऊपर, वो बहुत ज्यादा परेशान करने लग गए थे उनको, ठीक है। जैसे किसी की सुंदर कन्या देखी तो उठा के ले गए, ठीक है, उसको चाहे नृत्य कराया या मतलब जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। और या तो फिर कोई मतलब किसी का अच्छा घर बार देखा तो उस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। या कोई बहुत धनी व्यक्ति है तो उसका उसका पैसा, उसके जो उसके पास खजाना है, जो भी उसकी मुद्राएं हैं, वो सब अपने उसमें ले लिया, ठीक है। जमीन किसी की नहीं रहती थी, जमीन जो है भाई वो कर दो, कानून के अंडर में कर दो। तो मतलब लोगों के अपने अधिकार कुछ नहीं रह गए थे, तो राजाओं ने उन चीजों को जब बहुत बढ़ने लग गए थे तो अंग्रेज आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जब राजाओं का शासन का अंत हो गया और अंग्रेज आ गए, उस समय से आधुनिक काल की शुरुआत जो है मानी जाती है। और उस समय पे आप देखते हैं क्या था, भारतीय हिंदू युग, हम एक भारतीय हिंदू युग अभी आएगा आगे, उसमें आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी कि उस समय पे क्या प्रवृत्तियां थी। अब अंग्रेजी शासन है, ठीक है, और हमें अपने देश को भी बचाना है और लोगों को जागरूक भी करना है, तो इस समय के जो लेखक थे, जो राइटर्स थे, उनका क्या काम रह गया था, इसका एक उदाहरण आपको देके समझाती हूँ। जैसे आप हो, आप किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आपको अपनी नौकरी भी बचानी है और बॉस को गालियां भी देनी है, एक एक उदाहरण नॉर्मली। तो आप क्या करेंगे, अपना काम भी करेंगे, काम के मतलब आप क्या करेंगे, टॉन्ट करेंगे, व्यंग्य करेंगे, मतलब व्यंग्य से आप अपनी बात भी कह देंगे और सामने वाले को लगेगा और उसको समझ में भी आ जाएगा। पर आप अगर वो कहेगा, सफाई मांगेगा, भाई तुम मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो वो बोलेगा सर मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं, मैंने तो नॉर्मली कहा, जैसे मतलब अच्छा मैं सब समझता हूँ, ठीक है। तो इस शब्द में मतलब दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, अच्छा तुम सब समझते हो, इसी तरह अच्छा तुम सब समझते हो, मतलब एक अधीनी वाला भाव। तो दोनों भाव हैं, आप अपनी बात भी कहते हो और आप अपना काम भी कर लेते हो, अपने मन का गुस्सा भी निकाल लेते हो और सामने वाले को गालियां भी दे देते हो, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। तो उसी समय पे आधुनिक काल के जो भी लेखक लिख रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो एक तो अपनी रचनाओं में लिख रहे थे। जैसे आपने भारत दुर्दशा एक नाटक पढ़ा होगा जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा, सॉरी अंधेर नगरी नाटक आपने पढ़ा होगा, भारत दुर्दशा दूसरा नाटक है। अंधेर नगरी पढ़ा होगा आपने, जिसमें एक राजा होता है, सबने पढ़ा होगा नॉर्मली, फोर्थ फिफ्थ क्लास में उसका नाटक भी दिखाया जाता है, ठीक है, स्कूलों में किया भी जाता है उसका रंगमंच मंचन किया जाता है उसका, ठीक है। तो फिर भी अगर नहीं भी सुना है तो मैं बता देती हूँ। उस समय पे क्या है, मतलब राजा इतना बेवकूफ दिखाया गया है, मतलब एक राजा है, उसकी नगरी में सब कुछ बराबर मिलता है। तो एक साधु आता है, वो अपने दो चेलों को लेकर आता है, ठीक है। तो एक चेला बहुत अच्छा होता है, दूसरा एक का नारायण दास नाम होता है, दूसरे का माधव दास, ऐसे कुछ नाम होता है, ठीक है।
तो दोनों चेले को लेकर आता है, तो दोनों को भिक्षा लेने के लिए उस नगरी में भेज देता है। तो एक को पूर्व में भेजता है, एक को पश्चिम में। तो पश्चिम में भेज देता है, वो जो है एक व्यक्ति, दोनों में से आते हैं, फिर दोनों वापस, एक तो खाली हाथ आता है, दूसरा वाला बहुत सारी मिठाई लेकर आता है। तो वो पूछता है कि सॉरी, दूसरे का नाम गोवर्धन दास होता है, पहले का नाम होता है नारायण दास, ठीक है। तो गोवर्धन दास होता है, वो मिठाई लेकर आता है, नारायण दास खा लिया जाता है। तो वो पूछता है कि आप इतनी मिठाई, उसके गुरुजी पूछते हैं इतनी मिठाई आप कहाँ से लाए? तो वो बताता है कि गुरुजी ये नगरी है ना, इस नगरी में ना सब कुछ बराबर मिलता है, मिट्टी भी टका-सेर मिल रही है, मतलब एक लिमिटेड रेट में सब चीज मिल रहा है। जैसे कि 25 रुपए है, तो 25 रुपए में आपको मिट्टी भी खरीद सकते हो, आप सोना भी खरीद सकते हो, और 1-1 किलो खरीद सकते हो। मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है, और दोनों का क्या है, खरीदने बेचने का जो तरीका सेम है। मतलब चाहे आप लोहा खरीदो, चाहे आप सोना खरीदो, चाहे आप हीरे खरीदो, चाहे मोती खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको सब चीज एक ही रेट मिलेगी। तो उसके गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ऐसी जगह पे रहना सही नहीं है, यहाँ से हमें जो है प्रस्थान करना चाहिए। परंतु जो गोवर्धन दास होता है वो बहुत लालची टाइप का शिष्य होता है, तो वो कहता है नहीं गुरुजी मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए सब कुछ है, और बाहर बाहर किसी और शहर में जाएंगे तो मांग के खाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत इजीली हमें बहुत मिल जाएगा खाने पीने के लिए। तो फिर भी उसके गुरुजी ये कह के चले जाते हैं कि कभी आपत्ति पड़े तो याद करना। अब वो तो वहां पे बैठ के मिठाई खा रहा होता है अपने उस गुरु, और वो जो दूसरा वाला शिष्य था वो चले जाते हैं। तो क्या होता है कि राजा के दरबार में किसी की मतलब एक न्याय मांगने के लिए एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि राजा मेरी जो है बकरी इसकी दीवार से कोतवाल उसकी दीवार से गिर के मर गई, तो मुझे जो है न्याय दिलाओ। तो वो बुलाता है कोतवाल को कि भाई तूने ऐसी ऐसी वो बनाई दीवार, वो कैसे गिर गई? तो बोलता है नहीं साहब मेरी वजह से नहीं गिरी, ये भिश्ती ने इसमें पानी ज्यादा मिला दिया था, तो चूना ज्यादा पतला था, उस वजह से दीवार गिरी, मेरी इसमें कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। तो बोलता है अच्छा। तो फिर वो बोलता है ठीक है भिश्ती को बुला के लाओ, राजा बोलता है। तो भिश्ती को बुला के लाते हैं, फिर वो भिश्ती बोलता है नहीं नहीं साहब ये मैंने मेरी वजह से नहीं गिरी है दीवार, मैंने तो पानी ज्यादा नहीं मिलाया, वो तो जिसमें पानी भरते हैं ना जिस तसले में, वो तसला बहुत बड़ा था, वो ना ज्यादा मढ़ई ने बड़ा तसला बना दिया था, तो इसलिए उसमें पानी ज्यादा आ गया, तो उसमें ज्यादा पानी डल गया सीमेंट में। तो बोलता है उसको बुला के लाओ मढ़ई को जिसने इस तसला बनाया। तो वो ऐसे ऐसे करते करते मतलब बात यहाँ तक आ जाती है कि जिसको फांसी चढ़ानी होती है उस मतलब जिस व्यक्ति को फांसी देनी होती है वो व्यक्ति क्या होता है, फांसी का फंदा उसके गले में आता नहीं है, उसका पतला होता है, क्योंकि यहाँ पे राजा का शासन इतना तगड़ा है, कोई भी इसके शासन की वजह से इतना मोटा नहीं होता, ठीक है। वो सब लोग दुबले पतले रहते हैं और लिमिट में खाते पीते हैं। तो यहाँ पे एक व्यंग्य है, पूरी कहानी अभी मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है फिर गर्दन किसी की आती नहीं है, परंतु राजा कहता है हमें तो न्याय करना है, पूरे नगर में से कोई भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो और जो इस फांसी में जिसका गले में फंदा सेट हो जाए। तो जाते हैं, फिर पूरे पूरे नगर में कोई नहीं मिलता। वो जो शिष्य का चेला, वो जो गुरुजी का चेला था गोवर्धन दास, उसकी गर्दन बहुत मोटी होती है क्योंकि वो खा खा के बहुत मोटा हो जाता है, तो उसको ले जाते हैं। तो वो बोलता है मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने कौन सा गुनाह किया है? तो जो सिपाही उसे ले जा रहे होते हैं वो बताते हैं कि जो है तुम्हारी ये है, तुम्हारा ये कसूर है कि तुम मोटे हो और तुम्हारे गर्दन के नाप की जो है वहां पे फंदा बना हुआ है और उस पे तुम्हें फांसी खानी है। तो बोलता है ऐसी कौन सा मैंने गुनाह किया है? मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्याय किस तरह का न्याय है यहाँ पर। मतलब भारतेंदु जी ने न्याय व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है इस नाटक के माध्यम से। ये एक नाटक है, इस नाटक के माध्यम से, ठीक है। तो दिखाने चाहते हैं कि देखो राजा कैसा है, गलती किसकी है और जो है फांसी पे किसको चढ़ना पड़ रहा है। परंतु फाइनली जब लास्ट में उसको फांसी चढ़ाने के लिए बोलते हैं तो वो अपने गुरुजी को याद करता है, तो गुरुजी आ जाते हैं फिर उसके। तो फिर गुरुजी उसके कान में कुछ कहते हैं, तो उतना सुनते ही, उसके कान में क्या कहा वो बाद में बताऊंगी, उतना सुनते ही जो है गुरुजी की बात को तो दोनों लड़ने लगते हैं, शिष्य और गुरुजी के फांसी पे हम चढ़ेंगे हम चढ़ेंगे। तो राजा कहता है भाई ऐसी क्या बात है फांसी में, इस फंदे में जो आप दोनों मतलब फांसी पे चढ़ने के लिए युद्ध मतलब लड़ रहे हो।
तो बोलता है, उसके गुरु बोलते हैं कि इस समय राजा जो भी फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ जाएगा। तो राजा कहता है फिर भाई बैकुंठ जाने का हम क्यों छोड़ेंगे, हम जाएंगे। तो इस तरह से जो है राजा फांसी पे चढ़ जाता है और नाटक खत्म हो जाता है। तो इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि गलती किसकी थी, किसको सजा मिल रही थी और फाइनली किसको सजा मिली, और अंत में जो है राजा को खुद फांसी। मतलब ये है कि असंतोषजनक जब शासन होता है तो इसी तरह का जो है उसका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो ये आधुनिक काल का ही नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है कि उन्होंने मतलब ये उस समय में लिखा जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेज हमारे पे शासन कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात भी कहनी थी। इस नाटक को अगर आप देखेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। क्यों? जब वो न्याय मांगने वाला व्यक्ति आता है उसमें राजा की दरबार में, तो जिस तरह से न्याय मांगता है वो तो भाई दुखी है, न्याय मांगेगा, परंतु राजा का जो व्यवहार होता है ना, अच्छा उसको पकड़ के लाओ, अच्छा उसने बकरी उसको जरा, ये मतलब राजा के डायलॉग्स हैं वो बहुत मतलब हंसी मजाक वाले हैं। बकरी बकरी तो वो कई बार बोलता ही नहीं है। तो मतलब इसमें कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने अपनी बात को हंसी के माध्यम से गुदगुदाते हुए लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं कि अगर ऐसा शासन रहेगा तो आने वाले समय में क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, समाज कैसा होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे लोगों को जागरूक करने का काम जो है उन्होंने किया। इसी तरह की व्यवस्था जो है पूरे आधुनिक काल में हमें देखने के लिए मिलती है। आधुनिक काल में 3 से 4 युग आते हैं। भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है, फिर उत्तर छायावाद आता है, छायावादोत्तर काल आता है। ठीक है, तो मेन रूप में आपको बस इसका समय पता होना चाहिए कि कौन से समय पे था। मैंने आपको पूरा बैकअप बता दिया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको रीड करते हुए जो मेन बातें हैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में हमें पूरी क्लास कवर करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है हम सोचते हैं कि 1 घंटे में आपको पूरा कवर करा पाए। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको रीड कर देती हूँ। आदिकाल या वीर गाथा काल में युद्ध की प्रवृत्ति प्रमुख थी। ठीक है, भक्ति काल में धर्म प्रमुख हो गया और रीति काल में सामंतों के दरबार प्रमुख हो गए। पर रीति के बाद जनता, लोक समाज, राष्ट्रीयता और देश गौरव सहसा प्रमुख हो उठे। इसलिए काल की दृष्टि से जिसे हम आधुनिक काल मानते हैं, इसमें बृहत्तर मीन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जन समाज और राष्ट्र की चेतना परिपूर्ण रूप में व्यक्त हुई है। उसमें देश के विगत गौरव का इस तरह आख्यान किया गया है जिससे निराश जनसमूह को प्रेरणा मिलती है। उसमें धर्म, दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, सामूहिक अधिकार और कर्तव्य विज्ञान आदि के संबंध में पर्याप्त तर्क वितर्क का साहित्य मिलता है। उसमें व्यक्ति की निजी भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। इस तरह आधुनिक काल का साहित्य बाहिर जगत मतलब बाहर के जगत और अंतर जगत मतलब अंदरूनी जगत, बाहर मतलब जो बाहर से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं वो, और अंतर जगत मतलब इंडिया में जो अपने लेवल पे स्टेट्स में या अपने राज्यों में जो मतभेद हैं वह अंतर। ठीक है, समझ में आ गया? अंदर मतलब अंदरूनी, अपने देश के अंदर। बाहर जगत मतलब जो इंडिया से बाहर से जो युद्ध की संभावनाएं बन रही, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बाहर समझ में आ गया और अंदर भी समझ में आ गया। धार्मिक कर्मकांड, सामाजिक रूढ़ी, शासन व्यवस्था और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना गया है। इस दृष्टि से भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 के साहित्यकारों के नवीन परंपरा का सूत्रपात किया। अपने साहित्य के माध्यम से यह काम करने के लिए भारतेंदु युग में ही कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और व्यंग्य कविताओं को पढ़कर आप यह भी स्वीकार करेंगे कि भारतेंदु युग में विचार की प्रौढ़ता और आधुनिकता का आरंभ हो गया था। मतलब विचार की प्रौढ़ता मीन्स मेंटली रूप में मैच्योर, परिपक्व होकर सोचने की बात। ठीक है, आरंभ हो गया था। इसी विचार की प्रौढ़ता और आधुनिकता में प्रवेश के कारण गद्य को इतना महत्व मिला चूंकि कविता के माध्यम से एक सीमित दायरे में ही सीमित वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है।
इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने गद्य का सहारा लिया। भारतेंदु युग में गद्य के क्षेत्र के निबंध, नाटक और कहानी का प्रारंभ हुआ। ठीक है। आधुनिक साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप भारतेंदु युग में ही निश्चित हुआ। भारतेंदु और अनेक सहयोगी ने हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने में बड़ा काम किया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वो कहानी सुनाने के बाद, वो नाटक की बताने के बाद आपको बहुत अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा कठिन एरिया है जो हम पढ़ रहे हैं, परंतु आपको अगर समझना है तो आप क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है। इधर उधर अपना ध्यान मत कीजिए। 1 घंटे की क्लास होती है, तो आप अगर थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे तो आपको आप इतना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप इतना प्रिपेयर रहोगे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आधुनिक युग से, तो आप आधुनिक युग की पूरा चिट्ठा लिख के आओगे वहां पर, सिर्फ सुनने भर से। ठीक है। तो अगर 1 घंटे की क्लास है तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा दीजिए ध्यान। ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे राजनीतियां क्या क्या थी। जिस समय के आधुनिक साहित्य का आरंभ माना जाता है, उस समय से 1 शताब्दी पूर्व ही भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया था। अंग्रेजी राज्य की नींव सन 1757 से भारत में पड़ चुकी थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। इस पराजय में संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देसी रियायतों के राजाओं ने एकत्रित होकर 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम समर लड़ा। वे पराजित हिंदू, किंतु इसके 2 लाभ हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत ब्रिटिश राज्य का उपनिवेश बन गया। दूसरे, अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक, आर्थिक मीन जो पैसे के लेवल पे है, ठीक है, शैक्षणिक मतलब शिक्षा के स्तर पर, और प्रशासनिक मीन्स कानून के आधार पे परिवर्तन किए। नए उद्योग धंधों ने देश की आर्थिक स्थिति उन्नत की। अंग्रेजी प्रचलन और शिक्षा के व्यापक प्रसार से जनता में ज्ञान का उदय हुआ। रेल, डाक, तार आदि यातायात और संचार साधनों से देश में सुख समृद्धि के बीज उत्पन्न हुए। प्रेस के आविष्कार से साहित्य का प्रचार एवं प्रसार हुआ। ठीक है। समझ में आया यहाँ पे क्या था कि अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, और फिर क्या हुआ वहां पे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत होने लग गई, तो जिससे क्या है, लोग जागरूक होने लगे थे। ठीक है। लोगों को जागरूक किया जा रहा था। धार्मिक स्थिति क्या थी, धर्म किस स्तर पे था, धर्म इस स्तर पे था कि धार्मिक परिस्थितियां भी मानव चेतना का प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। आप लोग को एक चीज बता दूं, जैसे कोई भी चीज है, आप उसको अगर धर्म से जोड़ दोगे तो लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, बजाय बिना धर्म के जोड़े। अगर जैसे कि आपको शायद फास्ट का मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कहते हैं कि पहले जो है राजा महाराजा रानियां रहती थी, तो वो उनको बहुत हैवी भोजन खाना पड़ता था, जैसे काजू किशमिश का हलवा, है ना, मतलब ड्राई फ्रूट सारे उसमें डाल के डेली, मतलब कुछ कचौड़ी पकौड़ी या रोटी सब्जी, मतलब पूरा उनके में 56 भोग टाइप्स का डेली का उनका खाना रहता था। उसको पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो रानियां इतना काम वगैरह नहीं करती थी, तो उन्होंने इसके लिए एक तोड़ निकाला कि हफ्ते में जो है 1 दिन व्रत किया जाए। उनका मानना ये था कि हम डेली खाना खाते हैं, तो मतलब भाई कुछ उन्होंने सोचा होगा, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें जो है 1 दिन व्रत करना चाहिए। अब उस व्रत को उस समय के जो धार्मिक गुरु थे, या मुगल जो गुरु थे, मुस्लिम जो गुरु थे या हिंदू गुरु थे, उन लोगों ने उसको जो है धर्म से जोड़ दिया। कैसे कि सोमवार का व्रत रखोगे तो आपके शिव जी खुश होंगे, मतलब ऐसा बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाह रही, एक नॉर्मली मैं इसका आपको बता रही हूँ कि क्या कहानी रही होगी या क्या कहानी रही थी। ठीक है। आप इसको पर्सनली ना लें, बस यहाँ समझने के स्तर से समझें। ठीक है। तो इसलिए जो है व्रत की प्रथा वहां से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप धर्म से जोड़ देंगे तो लोग उसको बहुत फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म से आस्था जुड़ती है, आस्था से सीधा आत्मा परमात्मा की बात हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि हमारे और परमात्मा के बीच में कोई भी ना आए, चाहे हमें व्रत रखना है, चाहे हमें मतलब मंदिर पूजना है, या XYZ हमें जो भी काम करने हैं भगवान के नाम पे, तो हम
चाहते हैं कि कोई भी हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत ना करे, ठेस ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये मतलब एक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? धार्मिक परिस्थितियां भी मानव चेतना का प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण भारत की अर्थनीति, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधनों आदि में बुनियादी परिवर्तन हुए। फलतः समाज के इस नवीकरण से पुराने धार्मिक संस्कार, राजनीतियां मेल नहीं खाती थी। अतः धर्म में भावना के स्थान पर तर्क, बुद्धि और विवेक का आगमन हुआ। ठीक है, तो धर्म में क्या होगा, लोग तर्क करने लग गए कि वे अच्छा मंगलवार को बाल क्यों नहीं काटने, अच्छा मतलब क्यों नहीं बच्चे के बाल काट सकते मंगलवार को, या मतलब अच्छा भगवान ने ये सिर्फ एक विशेष जाति को ही क्यों मतलब कहा है कि वो जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ें, बाकी लोग क्यों अलग रहे। मतलब लोग उस पर सवाल करने लगे, क्यों एक ही जाति श्रेष्ठ है, क्यों कोई और दूसरी जाति श्रेष्ठ नहीं है। लोग जहाँ पर तर्क करने लगे तो वहां पे धार्मिक भावनाओं थोड़ी सी क्या हो गया, उनमें मतलब सोचने समझने की क्षमता आ गई। ठीक है, तो ये था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जितने भी काफी सारे ब्रह्म समाज आया, प्रार्थना समाज आया, रामकृष्ण मिशन आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी। ये उस समय जो है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी आई थी। जैसे आज हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, कई सारे और भी होंगे। मतलब मोटे तौर पे हम इन चारों में काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि हर किसी का मानना है कि भाई हमारे तरीके से आपको भगवान मिल जाएंगे, हमारे तरीके से मिल जाएंगे। मुस्लिम कहते हैं हमारे तरीके से मिल जाएंगे, हिंदू कहते हैं नहीं नहीं हमारे तरीके से मिलेंगे। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो तो ऊपर वाला ही जानता होगा कि किसका ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम आगे सामाजिक स्थिति पर बात कर लेते हैं कि समाज कैसा था उस समय। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ इस देश के सामाजिक संगठनों में विघटन होने लगा। छोटे छोटे गांवों की जड़ता टूटने लगी, वो दूसरे गांवों और शहरों के संपर्क में आने को बाध्य हुए। घेरे में बंदी अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुख हो चली। जाति प्रथा आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, किंतु जातीय उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी। अंग्रेजी शिक्षा, यातायात के साधनों, शांति और व्यवस्था ने मानव समाज को उन्नति का अवसर प्रदान किया। देश प्रेम और समाज सुधार के अंकुर प्रस्फुटित हुए। आधुनिक युग की परिस्थितियों का परिचय देते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है, अंग्रेजी राज्य के आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोरता, वास्तविकता की ओर गया। ठीक है, पहले लोग सिर्फ भगवान की बातें करते थे, परंतु बाद में लोग अपने बारे में भी सोचने लगे। ठीक है, जीवन संग्राम बढ़ा, मतलब लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हुआ कि भगवान भी तभी हेल्प करेंगे जब हम अपने लिए खुद हेल्प करेंगे, मतलब अपने अधिकारों के प्रति हम खुद सजग रहेंगे। कहते हैं ना कि भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद अपने लिए युद्ध लड़ता है। मतलब अगर हम कहेंगे कि वे भगवान हमें सब कुछ देंगे, तो भगवान कहते हैं ना दे दूंगा तो सही, परंतु आपको भी प्रयत्न करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसमें भगवान का सहयोग भी मिलता है और आपका भी होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अगर स्पीड थोड़ी तेज है तो थोड़ा स्लो करूं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको पूरा समझाने के स्तर पे बहुत आराम से चल रही हूँ। रीड मुझे इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आप लोग ये ना कहो कि मैम सिर्फ कहानियां पढ़ा रही है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ साथ साथ। ठीक है, और ताकि आप लोगों को कम समय में मैं पूरा आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे सामान्य परिचय क्या है। यहाँ पे आधुनिक कालीन काव्य धाराएं, इसमें क्या क्या था, इसमें है मतलब अंग्रेज राज सुख साथ सजे सुखकारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये भारतेंदु जी का एक नाटक था। उन्होंने एक नाटक लिखा था भारत दुर्दशा, जिस नाटक में उनकी ये पंक्तियां आती हैं। ठीक है, उसके माध्यम से कटाक्ष करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सुखकारी, पैधन विलेश चली जाती जिए अति ख्वारी। मतलब ये हम लोगों पे व्यंग्य किया है कि आप लोगों का हृदय क्यों नहीं दुखी होता कि हमारा सारा पैसा लोग यहाँ से अंग्रेज जो है कमा के ले जा रहे हैं और अपने देश को उन्नत बढ़ा रहे हैं, विकासशील बना रहे हैं, विकसित बना रहे हैं। क्यों हमारे देश के युवाओं का खून नहीं खौलता, क्यों हमारे देश के लोग युवाओं को मतलब बुद्धि नहीं आती कि अपने देश के लिए भी हमें कुछ करना है।
हमें चिंतित रहना है, अपने देश के लिए कुछ काम करना है। ठीक है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो सब ये सोचते हैं भाई अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री है, वहां पे जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, इंडिया तो गंदा है। मतलब लोगों की मानसिकता बता रही हूँ, लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा है वैसा है, एक्स वाई जेड, ये कमी है वो कमी है, तो वो गलत बात है। लोग ज्यादातर सोचते हैं जब पढ़ लिख जाते हैं भाई हमें विदेश की कंट्री में जाके बसना है, तो ये गलत बात है। क्योंकि आपकी इंडिया आपके माता पिता के समान ही है। आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपको सरकार जो है इतनी सारी स्कीम्स के माध्यम से आपको पढ़ने का मौका देती है, आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान कराती है, तो वो सुविधाएं आपको समाज को भी कुछ रिटर्न में देना है। जब आप कुछ लेते हो तो आपको देना भी है, तो सेम वही बात है यहाँ पर भी। इसीलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि जो भारत के जो निवासी हैं, जो जवान लोग हैं, जवान इन द सेंस मेंटली रूप से प्रिपेयर है, समझदार हैं, परिपक्व हैं, ठीक है, तो वो उनको कहते हैं कि आप लोग मतलब विदेश में आपका धन जा रहा है देश का, तो आपको चिंता क्यों नहीं होती है। तो आप लोगों ने जब समाज से इतना कुछ लिया है तो आपको भी समाज की सेवा करनी है। आपको भी जब आप सेवा करने लायक हो जाओ तो उस समय आपको भी देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, उदाहरण दे दे के मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भारतेंदु युगीन काव्य धारा क्या क्या थी, 1850 से 1900 तक थी। द्विवेदी युगीन काव्य धारा क्या है, इसके बाद द्विवेदी जी आए। द्विवेदी जी ने संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का। उस समय सरस्वती पत्रिका नामक एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है। भारतेंदु युग के बाद की बात कर रहे हैं अब हम। भारतेंदु युग के बाद एक पत्रिका निकलती थी जो 1900 में उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसके संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इन्होंने ही आदिकाल को बीज वपन काल नाम भी दिया, ठीक है। तो इनका मानना क्या था, मतलब मानना क्या था, जब कोई भी किसी भी पत्रिका का संपादक होगा और उसे कहा जाए भाई आपको संपादन करना है, तो क्या होगा, संपादन करने के लिए मतलब अगर आप संपादन करोगे, आप अच्छे पढ़े लिखे हो तभी तो आप कर सकते हो। तो किसी ने कोई 4 लाइन की कविता लिखी है, किसी ने 10 की लिखी है, किसी ने 50 पन्नों की कविता लिख के आपको भेज दी, आपको कहा जाए इसकी आपको एक किताब बनानी है, तो आप हर लाइन पढ़ोगे, उसमें सबसे पहले गलतियां निकालोगे भाषा की, है ना, कि भाषा क्या प्रयोग है, सही से व्याकरण का इस्तेमाल किया गया है नहीं किया गया, या भाव जो वो कहना चाह रहे हैं वो उभर के आ रहे नहीं आ रहे, या कोई लाइनें मतलब बीच में टूटी फूटी ना हो, जो बात कहना चाह रहे हैं वही उसका अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, उनको शुद्ध करोगे, ठीक है। तो जो द्विवेदी जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने वही काम किया। उन्होंने क्या काम किया, पत्रिका के माध्यम से जो भी लोगों की रचनाएं आती थी उनको परिष्कृत मतलब उनको ठीक करने का काम किया। ठीक करने का काम किया, कैसे काम किया, उन्होंने हर कविता को पढ़ा, हर कविता में जो गलतियां थी उनको ठीक किया, व्याकरण रूप अशुद्धियां थी उनको ठीक किया, ठीक है। इस तरह से जो उन्होंने ठीक किया, फिर इस तरह से ठीक कर दिया, तो उस समय पे मतलब भाषा भी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। तो पहले भाषा भारतेंदु युग में जो ब्रज भाषा के रूप में ज्यादा प्रयोग किया जाता, वहीं द्विवेदी युग में जो है खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो उन्होंने खड़ी बोली का आपने सुना होगा, लक्ष्मण की जो बीवी थी उर्मिला, अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है राम की बीवी जो सीता जी थी उनको ज्यादा पतिव्रता मानेंगे या आप उर्मिला का ज्यादा उदाहरण देंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है सब लोग सीता जी का नाम लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, मतलब जो उर्मिला थी उनके ऊपर काव्य लिखा गया जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। तो जो मैथिली शरण गुप्त हुए थे वही द्विवेदी युग में हुए थे, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखना कि हर युग में कुछ कवियों का क्रम बटा हुआ था। जैसे भारतेंदु युग में जो है 7 से 8 कवि थे जिनको भारतेंदु क्या बोलते हैं, भारतेंदु युग के कवि, द्विवेदी युग के कवि, ठीक है, छायावाद के कवि, मतलब प्रगतिवाद के कवि, प्रयोगवाद के कवि, मतलब हर युग में कुछ कवि बटे हुए थे जो मेन रूप से उस समय पे अपना काम कर रहे थे। तो आप लोगों ने सुना होगा, तो जो उर्मिला को आप लोग शायद नाम भी नहीं जानते होंगे कि उर्मिला जी जो है लक्ष्मण जी की वाइफ थी, ठीक है।
तो उनके बारे में साहित्य में जागरूक करने के लिए, सीता जी को तो सभी जानते हैं, वही राम के साथ चली गई थी, उन्हीं को मतलब उन्हीं के बारे में बताने के लिए काव्य लिखा गया, ठीक है, जो कि पूरा जो है साकेत नाम से लिखा गया, खड़ी बोली का काव्य है। इसी तरह प्रिय प्रवास लिखा गया। मतलब यहाँ पे द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा वह काम हुए जो मतलब कहीं ना कहीं साहित्य में, इतिहास में छुप के रह गए थे, ठीक है। जैसे कि हम राम जी का पढ़ते हैं, है ना, और क्या नाम है, बुद्ध जी का पढ़ते हैं, है ना, वो घर छोड़ के त्याग के चले गए थे अपने एक एक बेटे को और अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे, है ना। तो जो और इसी तरह एक और विश्वामित्र, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, एक और थे जो अपनी अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे, ठीक है, ज्ञान के उसमें। तो जितनी भी स्त्रियां छुपी रह गई थी उनको उभारने का काम, उनको काव्य में, साहित्य में लेकर आने का काम जो है द्विवेदी जी ने किया, ठीक है। किस माध्यम से किया? अपनी पत्रिका के माध्यम से। उन्होंने पत्रिका में एक लेख लिखा, ठीक है, तो लेख लिखा तो उसके लिए कवियों को प्रेरित किया कि ये जो साहित्य में उपेक्षिता मतलब छिपी हुई स्त्रियां हैं जिनके बारे में कहीं पे कोई नाम नहीं आता, उनको लेकर के आया जाए, ठीक है। इसी तरह अगला है छायावादी काव्यधारा। छायावाद में जो है चार आपने सुने होंगे, जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। तो वो कहते हैं ना, स्त्री केवल तुम श्रद्धा हो, है ना, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। तो ये फेमस जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की है स्त्री के संबंध में, ठीक है। उसी तरह महादेवी वर्मा है, आपने सुना होगा महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है ना। एक थे सुमित्रा नंदन पंत, आपने उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। उस समय हमारा भारत देश अधीन था अंग्रेजों के, तो उन्होंने भी प्रतीक के माध्यम से जो है कई सारी रचनाएं लिखी है। मतलब सीधे सीधे उन्होंने भी बात नहीं की है, प्रकृति का वर्णन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है ना। इसी तरह प्रगतिवादी, मतलब जब सोच थोड़ी और डेवलप होने लगी तो प्रगतिवाद आ गया, है ना। तो फिर इसी तरह प्रयोगवादी, फिर प्रयोग में आ गया कि भाई जीवन के यथार्थ का वर्णन होने लग गया, है ना। तो इस तरह से जो धाराएं आगे आगे बढ़ती चली, ये सब जो है 4 से 5 धाराएं जो हैं, ये जो है आपकी आधुनिक काल में काउंट होंगी, ठीक है। तो हर इनमें से आपसे कोई भी एक काल टिप्पणी में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको सारे काल डिफाइन किए हैं, ठीक है। हर काल में देखो, भारतेंदु युग में कवि भी रहे थे, भारतेंदु युग में 5 से 7 कवि थे, ठीक है, जो भारतेंदु युगीन काव्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसी तरह द्विवेदी युग में कई कवि थे, छायावाद में भी कई कवि थे, है ना, प्रगतिवाद में भी थे, प्रयोगवाद में भी थे। उसके बाद फिर अस्तित्ववाद आ जाता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सब आगे की बातें हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। मेन है आपको ये 4 से 5 पॉइंट्स पढ़ने। 4 में से 5 पॉइंट्स में से आपको 2 तो आप रट्टा मार के जाना पेपर में, भारतेंदु युगीन काव्यधारा और द्विवेदी युगीन काव्यधारा। इन दोनों में से आपसे या तो अथवा में क्वेश्चन आएगा, या ये दोनों ही आपसे टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो एक तीसरा तरह से बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आधुनिक काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आधुनिक काल कह रहा है वो, भारतेंदु या द्विवेदी नहीं कह रहा, जिसमें कि ये सारे काल आएंगे वो। अगर आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे आधुनिक काल पूछा जाएगा, तो आप बताओगे कि सबसे पहला भारतेंदु युगीन है, द्विवेदी युग है। पहले तो बताओगे कि आधुनिक काल क्या है, कि रीति काल ऐसा रहा था, वहां पे ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। फिर आधुनिक काल में ब्रज भाषा का प्रयोग तो हो रहा था, परंतु थोड़ा से और ऊंचे स्तर पे हो गया था, ठीक है। ये सब चीजें आप वहां पे डिफाइन करोगे। भाषा में बदलाव आने लगा था, लोगों की सोचने में, राइटर्स के सोचने में बदलाव आने लगा था। पहले रीति काल में जो है सिर्फ भगवान की बात हो रही थी, है ना, परंतु यहाँ पे आधुनिक काल में इंसानों की भी बात होने लग गई, काव्यों में, साहित्य में। ये सब चीजें आपको जो है देखनी है ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग क्लास में होते, मतलब लाइव क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास में होते, तो शायद मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाती, तो और भी बहुत अच्छा रहता। तो ये देखिए, भारतेंदु युगीन काव्यधारा जो मैंने बताई है वही सब है। ये आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, बस इतना आप लोगों को करना है। अगर आपने रीड कर लिया तो जो मैंने समझाया और रीड किया हुआ आपके दिमाग से कोई नहीं मिटा सकता। आप पेपर में परफेक्ट आंसर आपका तैयार रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
तो देखो यहाँ पे 2-4 मैं उदाहरण आपको पढ़ के सुना देती हूँ। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे, मतलब अग्रदूत मीन्स आगे, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी। उनके युग में रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अवसान और राष्ट्रीय एवं समाज सुधार भावना की कविता का उदय हुआ। इस युग की कविता की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें क्या क्या थी देखो, नायिका भेद यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अलंकार की कविता के विषय नहीं रहे, क्योंकि ये सब रीति काल में चल रहा था। देखो जहां पे राजा सामंत होगा वहां पे ये सब नायिका भेद, कविता के विषय, अलंकार मतलब कविता को सजाने संवारने की बात करना। परंतु आधुनिक काल में लोग थोड़े, अभी देखो आप पहले से आधुनिक हो ना, मॉडर्न, सबके पास सेल फोन होगा, है ना। सब मतलब आजकल लड़कियां भी जीन्स पहनती है, शॉर्ट्स पहनती हैं, पहले नहीं पहनती थी, है ना। तो ये परिवर्तन आया है। तो हर युग पहले के युग में आधुनिक होता है। जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा के समय में सोचते होंगे कि कौन सा जमाना था, क्या कहते हो, एक शब्द यूज करते हो, जमाना, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग आज का यूज कर, अरे मम्मी पापा आपका जमाना तो गया। परंतु जब हम अपनी बात करते थे, मम्मी आज का जमाना है मॉडर्न, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। तो मॉडर्न जमाना कैसा है, मतलब पहले शायद आप लोग जब छोटे हो गए तब शायद आपको याद भी नहीं होगा कि सेल फोन की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले एक छोटा सा फोन आया था, ठीक है, जिसमें फोन सुनने के भी पैसे लगते थे, ठीक है। तो वो लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले थे वही लोग अफोर्ड कर पाते थे। परंतु आज ऐसा आधुनिक युग है, हर किसी व्यक्ति, गरीब आदमी है जो रिक्शा चला रहा है वो भी एंड्रॉइड फोन चला रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ जो लोग काम करते थे, पहले जो लोग सिर्फ काम करते थे वो लोग क्या करते थे, पहले जो लोग सिर्फ काम करते थे वो लोग पहले जो लोग काम करते थे सिर्फ उन्हीं के पास ये सुविधाएं होती थी, ठीक है। परंतु बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे सुविधाएं सब लोगों के हाथ तक पहुंचने लगी, उसी तरह उसमें परिवर्तन होने लग गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय भावना के साथ साथ सामाजिक स्थिति की ओर भी कवियों का ध्यान आकर्षित हुआ। सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियां, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। पूरा जो है ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने प्रयास किया। पूरा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, है ना, उसके बाद प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, है ना। ये सब चीजें जो है आपको आगे आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें आपको जो है इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय उठाकर पूछे तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहने चाहिए कि भाई हाँ ये हमें जो है मैम ने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है पढ़ने से ज्यादा सुनने में आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे कि ये चीज है जो पढ़ने के अलावा हम जो है देख सकते हैं इसको, है ना। पढ़ने के अलावा आप लोग सोचते हैं कि सुन के बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया, इसलिए मैं आपको कहानी के माध्यम से पूरा टॉपिक जो है समझा देती हूँ और मेन पॉइंट्स आपको रीड करके बता देती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ। चलिए, अगर आप लोग क्लास में थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको गारंटी है कि आप पूरा पेपर अटेंड करके आएंगे, ठीक है। और सभी बच्चे यही चाहते हैं भाई, पढ़ने का उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें या हमारी पोजीशन अपग्रेड हो जाए, हमें डिग्री मिल जाए, है ना, हम ग्रेजुएट कहलाएं, है ना, आने वाले टाइम पे अपने लेवल की कोई जॉब कर पाए, है ना। सबसे मेन 2-3 कारण तो यही है। ज्ञान के लिए तो सोचते हैं अरे ज्ञान तो जिंदगी भर मिलता रहेगा, दुनिया सिखाती रहेगी, पढ़ लें बस अच्छे से, पेपर में अच्छे से लिख के आए, अच्छे नंबर मिल जाए, है ना, और हमारी नौकरी अच्छी लग जाए और जो है हमारे माँ बाप हमसे खुश हो जाएं, ऐसा कुछ, है ना। बहुत से लोग तो बस इसलिए भी डिग्री करते हैं कि बस हमारी शादी हो जाए, लड़का हो या लड़की। आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा, नॉर्मली मैं एक सभी के आधार पे बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप थोड़ा रीड करते रहिएगा, पूरा मैं आपको नहीं, इस समय 1 घंटे के समय में हम पूरा नहीं कवर कर पाएंगे, पूरा रीड करके नहीं कर पाएंगे। कहानी के माध्यम से मैंने आपको सारे युग समझा दिया है। भारतेंदु युग, ठीक है, उसमें कवि रहे, समय कैसा रहा उस समय पे, है ना, और क्या क्या विशेषताएं रही, है ना, किस तरह के नाटक, कहानी, उपन्यास लिखे गए, वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया और एक बार आप रीड कर लीजिएगा। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसमें मैंने आपको बता दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका थी वो जो 1900 में शुरू हुई थी, 1900 सन, है ना, शुरू हुई थी। उस समय पे 1900 में क्या हुआ था, शुरू हुई थी
तो 1903 में ये उसके संपादक बने और उसके माध्यम से इन्होंने जो है बहुत शुरुआत की। ठीक है, कई लोगों की जो कृतियां थी उनको ठीक करने की, कविताएं थी उनको ठीक करने की, है ना। इस तरह से इन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, उस समय पे जितनी भी छुपी स्त्रियां थी उनको, जो मतलब काव्य में नहीं आई थी कभी भी, उनको उजागर करने का काम द्विवेदी जी ने किया, है ना। इस समय पे जो है खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है ना। हाँ, देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कवित सवैये जैसे पुराने छंदों का बहिष्कार किया गया और संस्कृत छंदों को अपनाया गया। कुछ नए छंद भी प्रयोग में लाए गए। ठीक है, तो ये भाषा के स्तर पे है। कल्पना, भावुकता और श्रृंगार को छोड़कर उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक कथानक कविताएं लिखी गई। मतलब जैसे उपदेश देने वाली चीजें होती है ना, कल्पना मीन्स किसी भी चीज को इमेजिन करना, भावुकता मीन्स इमोशंस, इन चीजों को छोड़ दिया गया क्योंकि ये चीजें भगवान से जुड़ी हुई थी। इन चीजों को एक लिमिट पे छोड़ दिया, फिर सीधे इंसान की बात करने लगे, मानव की बात करने लगे। तो वहां पे क्या हुआ, फिर उपदेश आ गए कि लोगों को मतलब जैसे राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, सूफी काव्य है ना, और भी किसी तरह का काव्य है। तो ये सब चीजें हैं जो उपदेश के माध्यम से आने लगी कि लोगों को उपदेश देना है, अच्छी चीजें सिखानी है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने जैसे रामायण सभी ने मतलब लगभग कहानी पढ़ी होगी, लॉकडाउन में रामायण चली भी थी। ठीक है, सुबह 9 बजे आती थी, मैंने तो देखी थी। अब आप लोगों ने भी अगर देखी होगी तो बहुत बेहतर है। 2-4 उसमें से पॉइंट्स यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पे सिर्फ आदर्श की बात हुई थी रामायण में, है ना। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, और भी कई सारे जो राम पे लिखे गए थे काव्य, जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको निकाल के इसमें कंक्लूजन करके दिखाया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब उपदेश देने की बात की गई थी कि वे एक आदर्श स्त्री ऐसी होनी चाहिए, आदर्श पिता ऐसे होने चाहिए, आदर्श माता ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, उस समय बहुपत्नी विधा चल रही थी। ठीक है, राम जी के जो पिताजी थे उनकी कई रानियां थी, है ना, तीन शायद थी, है ना। हाँ, तो राम जी ने मतलब ये व्रत पाला था, मतलब कि मैं एक ही स्त्री को मतलब हमेशा जिंदगी भर मतलब पालन करूंगा। ठीक है, तो वहां से उन्होंने मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया कि एकल पत्नी या पति प्रथा होनी चाहिए। ठीक है, तो वहीं से तो माइंड सेट होता है कि अच्छा राम जी की भी एक ही बीवी थी, अच्छा हमारी भी एक ही बीवी है तो हम भी राम जी है, हमारी बीवी सीता है, परंतु 14 साल का वनवास नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारे कवि आ जाएंगे, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, है ना, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। देखो ये मैंने आपको बताया था, मैथिली शरण गुप्त जी ने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, झनकार, है ना, यशोधरा, ये सब, जयद्रथ वध, वक संहार, वन वैभव, सौरंद्री, द्वापर, जय भारत, है ना, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला और नहुष, ये सब उन्होंने लिखा है। रामायण कालीन, मतलब जो रामायण हमने तुलसीदास की पढ़ी है, उन्होंने इसको खड़ी बोली में लिखा है, पंचवटी, साकेत, प्रदक्षिणा में, है ना, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें पूरा कवर करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा। अब छायावादी काव्यधारा में 4 स्तंभ, 4 कवि थे। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, और एक और थे प्रसाद पंत निराला। हाँ, निराला, निराला का आपने नाम सुना होगा, है ना, जिनका एक सरोज स्मृति बहुत फेमस रहा है। सरोज स्मृति आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी जो है सरोज की जो माता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो निराला जी हैं वो बहुत अच्छे कवि थे, बाय हार्ट वो लोगों की इतनी हेल्प करते थे कि मतलब उनके लिए कहा जाता था कि अगर वो रात को सर्दी में कहीं सड़क से जा रहे हैं और उनको कोई गरीब बिना कपड़ों के दिख गया कोई इंसान, तो वो अपना कंबल उसको देकर आ जाते थे, मतलब इतने दयालु प्रभाव के थे। परंतु उनके साथ क्या था, उनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी, वो तो उनकी जो बेटी थी सरोज, उसका जो बचपन था अपनी नानी के यहाँ पे बीता था। और अभी जो है, मतलब इस कविता में मैं आपको बता रही हूँ जो वो बात कहना चाह रहे हैं, तो उनकी बेटी का अब शादी हो रही है, तो शादी से पहले हल्दी वगैरह लगती है, तो उस समय का वर्णन है कि भाई क्या दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
ये सरोज स्मृति है, निराला जी की कविता है। उसका बहुत फेमस पंक्ति है कि वो कहना चाहते हैं कि आज इस सुख की वेला में, मतलब जब आप लोगों के घर में भी कोई प्रोग्राम होता होगा, किसी के माता पिता नहीं है, किसी का भाई नहीं है और कोई शादी हो रही है तो लड़की की विदाई होती है या XYZ कोई रस्म निभानी है, तो उस समय वो उस व्यक्ति की बहुत याद आती है कि शायद आज उसका भाई जिंदा होता या उसके माता पिता होते तो वो भी ये सुख देखते या वो भी ये प्राउड फील कर पाते कि हमारा बेटा या बेटी आज इतने अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो है निराला है वो क्या है, सुख के क्षण को अनुभव कर रहे हैं और अपने अतीत के दुख को याद कर रहे हैं कि क्या कहूं जो आज नहीं कही, दुखी जीवन की कथा रही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। तो अपनी बेटी की विदाई के समय सोचते हैं कि ये जो है इतनी सुंदर है मेरी बेटी, इसमें पूरी तरह से अपनी अपनी माँ का अक्स मैं देखता हूँ। और अभी जो है इसने साड़ी पहन रखी है, गहनों से गहने पहने हैं, माला, फूल माला, जो भी श्रृंगार किया है, मेरी बेटी इतनी सुंदर लग रही है। एक पिता मतलब जिस नजरिए से अपनी बेटी को देखता है कि भाई मेरी बेटी अब आज के बाद विदा हो जाएगी तो ये आगे इसका परिवार सुखी रहे या ये बहुत सुखी रहे, तो उसी तरह ये कहते हैं कि मैं तो इतना अभागा हूं कि मैं अपनी बेटी को कुछ दे भी नहीं सकता क्योंकि मैं खुद इतना गरीब हूँ। ठीक है, वो दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु कहते हैं ना जिसके साथ नियति ने जैसा लिखा होता है वैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छायावादी कवि थे वो बेसिकली, तो यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है। इसी तरह महादेवी वर्मा है, वो भी अपनी कविताओं में देश को आजाद कराने की बात करती हैं। देश को आजाद कराने की बात कैसे करती हैं, वो कहती हैं कि प्रियतम तुम आना, तो मतलब क्या है, इस तरह से वो कई सारी उनको बात करती हैं कि जब भी तुम आओ तो कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, और माखनलाल चतुर्वेदी जी इनके बाद के हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से मतलब हे वनमाली मुझे तुम फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। ठीक है, तो इस तरह से उसमें जो है कई सारी बातें हम देखते हैं। इसी तरह से महादेवी जी को वियोगिनी के उससे भी बहुत जाना जाता है क्योंकि वो जो है देश को बहुत उस तरह से देखती हैं, वो अपने आप को मानती है कि वो भी स्वतंत्रता सेनानी है और वो जो है क्या काम करती हैं, वो अपने आप को मानती हैं कि मैं जो देश के वीर हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कविताएं लिखती हूँ। ठीक है, इसी तरह जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी और भी कई सारी रचनाएं लिखी। ठीक है, तो ये सब रहा। फिर इसके बाद जो थे सुमित्रा नंदन पंत थे, उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया। ठीक है, तो आज की जो है ये पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी देखिए और भी अगर कुछ है तो मैं आपको थोड़ा सा और देख लेती हूँ। ये सारा आप एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को बहुत थोड़ा बोरिंग टाइप से लगता होगा और समझाने से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए उनका टाइम पीरियड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है ना। फिर इसके बाद प्रगतिवादी काव्य धारा आ जाती है। इसमें प्रगतिवादी में मतलब सोचते हैं गांधीवादी के विचार से लोग वो होते हैं, ओतप्रोत होते हैं कि भाई सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, सबको सब जगह पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम कई सारी कविताएं देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो कविता का जन क्रांति मतलब जन, आम जन की बात की गई, पहले सिर्फ मानव की बात की गई थी। अब जो निम्न लेवल के मतलब जो बहुत जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, जितने भी शोषक वर्ग हैं जो निचले तौर पे काम करते हैं, उनके हिसाब से बात की गई, उनके मन रूप को लेकर बात की गई है। ठीक है, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। आगे आ जाता है प्रयोगवादी। यहाँ पे नए नए प्रतीकों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो नए नए प्रतीकों का प्रयोग होने के लिए यहाँ पे जो अज्ञे जी आ जाते हैं, है ना, और मुक्तिबोध आ जाते हैं, कई सारे फिर आ जाते हैं, नई काव्य धारा आ जाती है। यहाँ तक हमें नहीं पढ़ना है, 5 तक हमें बस पढ़ना है। ठीक है, तो आप इतना बहुत ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। ये विधाएं वगैरह मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, ये इतना आपको ज्यादा ये वाला टॉपिक आपको इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेन चीजें थी जो मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम भारतेंदु जी पूरा आधुनिक काल का पूरा बेस देख चुके हैं। आधार क्या था, रीतिकाल क्या था और उससे क्या बदलाव रहा।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भारतेंदु युग था, फिर द्विवेदी युग था, है ना, फिर उसके बाद छायावादी युग था, छायावादी युग के बाद क्या था, प्रगतिवादी युग था, फिर लास्ट में प्रयोगवादी युग था। इन पांचों को लिखने के बाद अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, पूरे पांचों काव्य धाराओं को एक में कंक्लूजन करके मोस्टली 2 से 3 पूछी जाएंगी। अगर पूछा भी जाता है, अगर आप पूरे पांचों पार्ट को बता पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बता पाते हो तो 3 से 4 आप लोग को याद करने ही करने। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि हमने देखा भारतेंदु युग में मतलब इस तरह से उनका समय होते हुए भी फिर भी उन्होंने जो है प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात की, लोगों को लोटपोट हंसाते हंसाते वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना। इसी तरह जो है द्विवेदी युग में उन्होंने भाषा का परिष्कार किया, लोगों को सोचने के लिए नए विचार दिए, है ना। फिर इसी तरह छायावाद में हमने देखा जो मेनली जो कवि रहे थे उन लोगों ने प्रकृति के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से क्या किया था, लोगों को जागरूक, स्वतंत्रता सेनानियों को अपना सहयोग दिया था, है ना। उसके बाद फिर प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में फिर हमारा भारत जो है उस समय आजाद होने के कगार पे था, 1946 के आसपास का है प्रगतिवादी युग। तो वहां पे समानता की बात करने लगे थे। समानता की बात के बाद फिर आ जाता है लास्ट में प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में देखते हैं हम कि प्रयोगवाद में नए नए प्रतीकों का प्रयोग होने लग गया था। पहले जो प्रतीक हैं वो कई बार यूज हो चुके थे, तो यूज टू हो जाती जब कोई चीज तो फिर उनसे मन ऊब जाता है। ठीक है। तो इसलिए नए प्रतीकों का आगमन होने लगा। तो इस तरह से हमने 4-5 धाराएं जो है आधुनिक काल में देखी, जिन्होंने अपने अपने रूप में कई सारी जो है महत्वपूर्ण आधार अपना निभाया। और हम जो है आधुनिक काल इस स्तर पे है कि हर, आप लोग ये कह सकते हो कि हर पिछला युग से जो है आगे वाला युग आधुनिक होता है। जैसे आज का युग पिछले युग से मॉडर्न है, ठीक है। तो अभी तो उत्तर आधुनिक समय जो है हम कह सकते हैं कि चल रहा है, परंतु इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानकारी कहीं देखने के लिए कम ही मिलती है। ठीक है। तो ये आप लोग, आपका प्रश्न पूरा तैयार है और आपका टॉपिक भी आज का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और जहां तक है हमारी क्लास का समय भी पूरा हो गया है।